वेलकम एवरीबडी, दिस इज़ मीर फैज़ान एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं किससे? क्रांति से, ठीक है, या कि हम कहेंगे इनकलाब। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई की मॉर्निंग में क्या होता है 1789 में? जो पेरिस की सिटी होती है, ठीक है, वो किस में होती है? खौफ में होती है, डर में होती है, दहशत में होती है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वो क्यों डरती है? क्योंकि जो किंग होता है, बादशाह वहाँ का होता है, ठीक है, उसने कमांड किया, ऑर्डर दिया अपने ट्रूप्स को, आर्मी मैन को, कि वो सिटी की तरफ मूव करें। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड soon order the army to open fire upon the citizens। अफवाहें ये फैल रही हैं, रिमोर्स हो गया अफवाहें, ठीक है, ये फैल रही हैं कि किंग ने ऑर्डर किया अपने ट्रूपर्स को, ठीक है, सोल्जर्स को ऑर्डर किया है कि वो जो सिटीजन्स हैं उन पे फायर खोलें, ठीक है। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia। कुछ 7,000 लोग, ठीक है, जिसमें मैन भी थे और वोमेन भी थी, वो गैदर होते हैं, गैदर कहते हैं जमा होने को, ठीक है। कहाँ जमा होते हैं? टाउन हॉल के आगे, ठीक, और डिसाइड करते हैं कि हम लोगों की एक, यानी कि लोगों की आर्मी बनाएं, ठीक है। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो उन्होंने क्या काम किया? वो डिफरेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उतर गए, किसकी तलाश में? हथियारों की तलाश में, आर्म्स की तलाश में, ठीक। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक ग्रुप, कुछ जिसमें सैकड़ों में लोग थे, ठीक है, 200 होते, 300 होते, कितने होते, तो वो किस ओर गए? ईस्टर्न, सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ गए, ठीक है, और किस में उतर गए? वहाँ एक प्रिजन एक थी, जेल एक थी, ठीक है, जहाँ पर वो चले गए। उस जेल का नाम था बेस्टाइल, ठीक। तो उन्होंने इसलिए इस बेस्टाइल पे हमला किया। उनको वो होप करते थे, उनको उम्मीद थी कि वहाँ पर इम्यूनिशन होगा, ठीक है, यानी कि गोला बारूद होगा। इन द आर्मड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। अब जब यहाँ पर फाइट हो गई पीपल के दरमियान और जो यहाँ पर तैनात किए हुए सोल्जर थे उनके दरमियान, जब फाइट हो जाती है तो क्या होता है? जो बास्टाइल का कमांडर होता है उसको वो मारा जाता है, ठीक है, और जहाँ जो वहाँ पर प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, उनको रिलीज़ किया जाता है, या जो वहाँ पर बंदी लोग होते हैं, कैदी लोग होते हैं, उनको रिलीज़ वहाँ से किया जाता है। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, हालांकि वहाँ सिर्फ 7 ही थे, ज़्यादा नहीं थे। येट द बास्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। 7 ही लोग थे वहाँ पर, हालांकि इतना बड़ा कैदी खाना वो नहीं था, लेकिन लोग उस बेस्टाइल से बहुत नफरत करते थे, ठीक है, क्योंकि वो किंग का एक निशानी एक थी वहाँ पर। द फोर्ट्रेस वॉज demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। अब जो ये फोर्ट्रेस थी, ठीक है, ये जो जेल थी, प्रिजन जो थी, इसको डिमोलिश किया गया, यानी तोड़ फोड़ इसकी की गई, इसको तोड़ फोड़ करके उतारा गया, ठीक है। अब इसके जो स्टोन फ्रैगमेंट्स थे, टूटे हुए जो टुकड़े थे, स्टोन जो थे, वो सोल्ड किए मार्केट में, ठीक है, उनको मार्केट में भेजा गया, इसलिए ताकि इन जो लोग याद रखना चाहते थे, ठीक है, इस जो ये अटैक था इस जेल पे, उसकी याद जो रखना चाहते तो उन्होंने इससे ख़रीद लिया, ठीक है। द डे दैट फॉलोड सा मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। अब जो बाकी दिन आते गए, ठीक है, उसमें क्या हुए? बहुत ऐसे ही दंगे फसाद हुए, पेरिस में भी और कंट्री के बाहर भी, ठीक है। मोस्ट पीपल वायर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अक्सर लोग क्या करते थे? प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, हड़ताल करते थे, स्ट्राइक करते थे। किस वजह से? वो इस वजह से एहतजाज करते थे क्योंकि जो प्राइस ऑफ ब्रेड थी वो डे टू डे इंक्रीज हो रही थी। Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as a beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time
the time did not anticipate this outcome? How and why did this happen? तो बाद में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचते हैं, ये ऐसी इवेंट से इस नतीजे पर ये चीज़ें पहुंच जाती हैं। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। बाद में क्या होता है, देखा जाता है कि चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियां बनती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है कि फ्रांस का जो किंग होता है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है, यानी एग्जीक्यूशन की जाती है, उसको फांसी दी जाती है। दो मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। बहुत सारे लोग थे जो ये आउटकम इसका नहीं सोच सकते थे, ठीक है। उनके जहन में ये नहीं था कि ये क्या कर इन इवेंट से क्या होगा, जो किंग है उसकी एग्जीक्यूशन होगी, ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, डिड नॉट थिंक। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? अब ये किस तरह से हुआ कि किंग की एग्जीक्यूशन हुई, ठीक है, किंग को फांसी किस तरह से दी गई। आगे हम ये पढ़ते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस की सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में, ठीक है, यानी 1717 से बढ़ के, ठीक है, आगे की तरफ। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. 1774 में क्या होता है, जो लुई 60 होता है, ठीक है, वो बॉर्बन फैमिली का क्या बंदा होता है, ठीक है, और वो किंग बन जाता है, ठीक है, फ्रांस का, वो तख्त पे आ जाता है। He was 20 years old and married to Austrian princess Marie Antoinette। तो वो 20 ईयर्स का ओल्ड होता है, वो शादी कर लेता है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, ठीक है, जिसका नाम होता है मैरी एंटोनिटी। अपॉन हिज असेशन टू द न्यू किंग फाउंड इन एम्पटी ट्रेजरी। जब वो तख्त पे आया, ठीक है, जब वो बादशाह बन गया तो उसने देखा कि जो उनकी ट्रेजरी है वो एम्पटी है, ठीक है, यानी उनकी जो वेल्थ है वो है ही नहीं उनके पास। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय से ये जंग खेल रहे थे, ठीक है, इनकी जंगें हो रही थी, जंगें लड़ रहे थे, तो जिसकी वजह से इनके पास ज़र बिल्कुल बचा ही नहीं था। फाइनेंशियल रिसोर्स हो गए, यानी कि इनके पास पैसा वगैरह बिल्कुल नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। एडेड टू दिस वॉज द कास्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलास। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, जो कोर्ट था, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सलास, उसमें क्या हो रहा था, बहुत खर्चे हो रहे थे, फजूल खर्ची हो रही थी, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट एक्सपेंसेस हो रहे थे, ठीक, तो जिसकी वजह से ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी थी। अंडर लुइस 60 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो जब लुइस 60 बन गया किंग, तो उसकी किंग बनने के बाद 13 अमेरिकन कॉलोनीज वो थी, ठीक है, जिनको हेल्प किया फ्रांस ने, ताकि वो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी हासिल कर सकें, किससे, कॉमन एनिमी जो ब्रिटेन था उनका, ठीक है, यानी इन 13 कॉलोनीज का ब्रिटेन एनिमी था, इसके साथ साथ फ्रांस का ब्रिटेन एनिमी भी था। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लेबर टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लेबर्स। अब जो वॉर हुई, ये जंगें हुई, ठीक है, इससे क्या हुआ, बिलियन लेबर और ऐड हो गया, ठीक है, जो कि ऑलरेडी इनका कर्जा 2 बिलियन लेबर था, उसके साथ एक और बिलियन ऐड हो गया, ठीक। लेंडर्स who gave the state credit now began to charge 10% of interest on loans। अब जिन लोगों ने इनको लोन दिया था, ठीक है, अब वो मांगने लगे कि भाई 10% इंटरेस्ट भी लोन पे हमें दो, ठीक है। So the French government was obligated to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone। तो इस तरह से फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसको क्या करना पड़ता था, अपना काफ़ी सारा बजट जो था इंटरेस्ट में पे करना पड़ता था। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, or running government offices or universities, the state was forced to increase taxes।
अब इनको जो रेगुलर रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस, रोज़मर्रा के जो खर्चा थे, ठीक है, एवरीडे के जो एक्सपेंसेस थे, वो मेंटेन करने के लिए, यानी जैसे कि एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, कोर्ट के, ठीक है, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस जो थे, यूनिवर्सिटी जो थी, बाकी जो चीज़ें थी, ठीक है, बाकी जो हम कहेंगे ऑफिस थे, ठीक है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन थे, उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इनको टैक्स को इंक्रीज करना पड़ा। येट दिस मेजर कुड नॉट हैव सफाइस्ड। इससे भी क्या हुआ कि जो इनके एक्सपेंसेस थे वो पूरे ना हो सके। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century was divided into 3 states and only member of third state paid tax। अब जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो डिवाइड हो चुकी थी 3 स्टेट्स में, ठीक है, और उनमें से सिर्फ थर्ड स्टेट जो था वो टैक्स पे करता था। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। अब ओल्ड रिजिम एक टर्म एक थी जो हम किस लिए इस्तेमाल करते थे, जो सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस यानी जो अदारे और समाज फ्रांस का था, कब से पहले का 1789 से पहले का। ये याद रखना, ये कभी पूछा जाता है ओल्ड रिजिम टर्म किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। Figure 2 show how the system of states in French society was organized। अब यहाँ पर फिगर नंबर 2 है, ये दिखाती है कि जो सोसाइटी थी फ्रांस की वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई थी। पीजेंट्स मेड अप ऑफ 90% ऑफ पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे वो 90% ऑफ द पॉपुलेशन से बने हुए, यानी उनकी जो पॉपुलेशन में परसेंटेज थी वो 90% थी। हम यहाँ देखते हैं फिगर में, पहला स्टेट था क्लर्जी, सेकंड स्टेट था नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट ये है। थर्ड स्टेट में कौन कौन आते थे? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल लेयर्स एटसेट्रा, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स। इस तरह से सोसाइटी जो थी वो डिवाइड की गई थी। However, only a number of them owned the land they cultivated। अब 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट थे, लेकिन इनके पास बहुत कम ज़मीन थी और बहुत कम लोगों के पास थी जो कि वो कल्टिवेट कर रहे थे, यानी कि अपनी ज़मीन इनके पास बहुत कम थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओनड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। अब इसमें से जो 60% लैंड थी वो किसके पास थी? नोबल्स के पास, चर्च के पास, और बाकी जो रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट थे उनके पास थी, ठीक। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। अब जो मेंबर फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, ठीक है, क्लर्जी या के नोबिलिटी के, इनको कुछ पैदाइशी हक थे। प्रिविलेजेस बाय बर्थ हो गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हक थे, ठीक, एक्स्ट्रा हकूक थे, कुछ अलावा हकूक थे बाकी स्टेटस से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। अब सबसे इनमें से कोई अगर बड़ा हकूक माना जाता था, इंपॉर्टेंट हकूक माना जाता था इन लोगों के लिए, क्लर्जी और नोबिलिटी के लिए, वो ये था कि उनको टैक्स पे नहीं करने थे स्टेट को। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब नोबल लोग जो थे वो एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस, ठीक है। अब जो नोबल्स थे वो एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस। दीज इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। इनमें क्या आती थी? फ्यूडल ड्यूज आती, ठीक है, यानी कोई ऐसी पेमेंट्स आती थी जो कि वो किससे एक्सट्रैक्ट करते थे, किससे लेते थे? पीजेंट्स से लेते थे। पीजेंट्स वर ओब्लिगेटेड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड्स। पीजेंट्स को मजबूर किया जाता था ताकि वो सर्विस किसको दे? लॉर्ड्स को, यानी इन लोगों को नोबल्स को वो सर्विस दें, ठीक है, उनके सामने, उनके आगे काम करें, उनके आगे नौकरी करें, ठीक है। टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, उसके घर में काम करें और फील्ड्स में काम करें। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, आर्मी में सर्व करें, ठीक है, या कि बिल्डिंग कहीं अगर या रोड्स बनाने, जब रोड कहीं बिल्ड हो रहे हो तो उसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें, शमूलियत करें, ठीक। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। अब चर्च भी इन पीजेंट्स बेचारों को नहीं छोड़ता था, चर्च भी उनसे एक किस्म का टैक्स लेता था जिसे टिथस कहते थे, ठीक है, याद रखना। जो चर्च टैक्स लेता था उस वक्त पीजेंट्स उसे टिथस कहते थे। एंड फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स
हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। तो इस तरह से जो सारे मेंबर थे थर्ड स्टेट के, उनको टैक्स पे करना पड़ता था स्टेट को, ठीक है। दीज इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली। तो जो स्टेट को टैक्स ये देते थे पीजेंट्स लोग, इससे टेली कहते थे। टिथ और टेली याद रखना ये। and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt और tobacco। और इस तरह से बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिए जाते थे, जिस जो कि हर रोज़मर्रा की चीज़ें थी जो इस्तेमाल की जाती उन पे ली जाती थी ये टैक्सेस, ठीक है। जैसे कि कंजप्शन किसकी करते थे, सॉल्ट की या कि टोबैको की। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन। अब जो स्टेट को पैसा जाता था, ठीक है, जो स्टेट की एक्टिविटीज़ चलती थी, इसका सारा जो बोझ था ना वो किसने थमाया था, थर्ड स्टेट ने टैक्स देके, ठीक है। यानी सारी टैक्स जो स्टेट को पे करता था, सिर्फ अगर कोई चलाता था तो वो थर्ड स्टेट ही था। यहाँ पर लिखा है लेवर क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड इन 1794। लेवर पर फ्रांस की जो करेंसी थी 1794 से पहले लेवर थी, फिर उसको डिसकंटिन्यू किया गया, ठीक है। क्लर्जी कौन हुए, ए ग्रुप ऑफ पर्सनस इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन चर्च। एक ग्रुप होता है उन लोगों का जो कि चर्च में काम कर रहे होते हैं, स्पेशल फंक्शन जो कर रहे होते हैं। टीथ क्या है, टीथ क्या है, अ टैक्स लीव्ड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। टीथ एक ऐसा टैक्स है जो कि चर्च को देना पड़ता है, वो हो गया 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। 10 में से एक हिस्सा। टेली क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टेली जो पीजेंट्स देते थे किसको, स्टेट को, उससे क्या कहते थे, टेली कहते थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव किससे कहते हैं, यानी जीवित रहने के लिए लड़ना, ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत कोशिश करनी। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्राम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी 1715 में, तो वो इंक्रीज़ हो गई 23 मिलियन से 28 मिलियन 1789 तक। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो जाहिर सी बात है जो डिमांड थी फूड ग्रेन्स की, ठीक है, यानी गले की, खाने पीने की चीज़ों की वो भी तो इंक्रीज़ हो गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद डिमांड। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोडक्शन थी वो कम हो रही थी, यानी जो खाने पीने की चीज़ें थी, फूड ग्रेन्स थी, वो कम उग रही थी, ठीक है, अनाज कम था, लेकिन जो पॉपुलेशन की डिमांड थी, जो पब्लिक की डिमांड थी, वो उससे कई ज़्यादा थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो इस तरह से जब चीज़ें कम हो जाती हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो प्राइस होती है, कीमत होती है किसी चीज़ की, तो वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो प्राइस ब्रेड की थी वो स्टेपल डाइट एक थी, लोगों की आम गुज़ा थी, तो उसकी प्राइस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मोस्ट वर्कर्स वायर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस। अब अक्सर जो वर्कर थे वो कहाँ काम करते थे, वर्कशॉप्स में, ठीक है, लोगों की मजदूरी करते थे, अमीर लोगों के सामने मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी जो वेजेस थी, जो उनकी मजदूरी थी वो फिक्स थी, ठीक है, वो इंक्रीज़ नहीं की जा रही थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब जो वेजेस थी वो प्राइस के बराबर बराबर नहीं चल रही थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडनेड। तो इस तरह से जो गैप था गरीबों के दरमियान और अमीरों के दरमियान वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, यानी जो रिच थे वो रिचर हो गए या रिचेस्ट हो गए, जो पुअर थे वो पुअरेस्ट हो गए। आप बोलोगे ये किस तरह से, इसका एक रीज़न है क्योंकि जो पुअर थे उनकी सैलरी फिक्स थी, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। अब इनको अगर किसी चीज़ की डिमांड करनी थी, ठीक है, तो वहाँ से प्राइस चीज़ों की ज़्यादा थी, वो चीज़ें किसके पास थी, रिचेस के पास थी, तो उसको इनको ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती। इस तरह जो इनके पास पैसा था, पुअर्स के पास जो पैसा था वो सारा गया किसके पास, रिचेस के पास। इस तरह से रिच लोग जो थे वो रिचर हो गए, ठीक है, अमीर हो गए। दिस थिंग्स बिकेम वर्स
विन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। अब हालात जो थे वो ज़्यादा ही क्या हो जाते थे और बदतर हो जाते थे, ठीक है, वर्स्ट हो जाते थे। वो किस तरह से होते थे, जब ड्रॉट्स, ठीक है, या कि हेल आ जाती थी, ठीक है। ड्रॉट्स किससे कहते हैं, खुशक साल थी, ठीक है। जब मौसम बिल्कुल खुशक हो जाता था, ज़मीनों में दरारें पड़ जाती थी, फसल नहीं उगती थी, तो फसल कम हो जाती थी, फसल की कीमतें ज़्यादा हो जाती थी। इससे क्या होती थी, प्राइस जो होती वो राइज हो जाती, ज़्यादा हो जाती। या कि हेल पड़ जाते, ओले, ठीक है, ओले पड़ने से भी क्या हो जाती, फसल जो थी वो ख़राब हो जाती और घट जाती थी। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस अमंग समथिंग दैट occurred frequently in France during old regime। तो अब इससे क्या होता था, जब फसल कम हो जाती थी, ठीक है, तो गुज़ा जो होती थी वो पब्लिक को पूरी तरह से पहुंचती नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो जाती थी, सबसिस्टेंसेस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंसेस क्राइसिस हैं क्या, इन एक्सट्रीम सिचुएशन वायर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड और एंडेंजर्ड, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन, एक इस हद तक सिचुएशन पहुंच जाती है जिसमें कि लेवलीहुड जो थी वो इंडेंजर्ड हो जाती है, ठीक है। लोगों की कमाई जो थी ना, ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए कमाई जो थी वो भी खतरे में आ जाती है, तो उससे कहते हैं सबसिस्टेंसेस क्राइसिस। यहाँ पर लिखा है एनोनिमस, इसका मतलब क्या होता है, जिसका नाम क्या रहता है, अननोन रहता है, ठीक है। देख लो, अब यहाँ पर दिखाया है, मैं हमारे पास बार ग्राफ एक है, इसमें दिखाया है कि सबसिस्टेंसेस क्राइसिस किस तरह से होते हैं। जब बैड हार्वेस्ट होगा तो इससे क्या होगा, जब ड्रॉट्स आ जाएंगे या कि हेल स्टोर्स आ जाएंगे तो उससे बैड हार्वेस्ट होगा। बैड हार्वेस्ट से क्या होगा, सिकार्सिटी ऑफ ग्रेन्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो गया सिकार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ग़िज़ा की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो जब ग़िज़ा की कमी हो जाती है तो फसल, ये हमारे पास ग़िज़ा कम रहती है तो इसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ आ जाएगा राइज इन द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स, ठीक है। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड्स। अब जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा ग़िज़ा नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो ग़िज़ा खरीद ही नहीं सकते, यूँ मान लो। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फूड राइटर्स, ठीक है, ग़िज़ा पे क्या हो जाते हैं, परेशानी बन जाती है ग़िज़ा ना होने की वजह से। तो ये किसको परेशानी किसको बनेगी, वीकर सेक्शन। इससे क्या होगा, जब फूड राइटर्स होंगे, जब ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो उससे बॉडी वीक हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जब बॉडी वीक हो जाएगी तो उससे डिजीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो जब डिजीज़ आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है, तो उससे क्या हो जाएगा, डेथेस इंक्रीज़ हो जाएंगी। इस तरह से हमारा ये बार ग्राफ जो था वो पूरा हो गया, ठीक। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड एंटो प्रिविलेजेस। अब एक और क्लास आ रहा था, ठीक है, मिडिल क्लास जो था, उम्मीद ये की जा रही थी कि वो ख़त्म करेंगे इन प्रिविलेजेस को, ठीक है। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन राइट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कॉर्सिटी। अगर पीछे देखा जाए तो जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, किसमें, रिवोल्ट करने में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस, यानी टैक्सेस जो इंक्रीज़ हो रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। या कि फूड सिकार्सिटी, जो ग़िज़ा की कमी हुई, ठीक है, इसके खिलाफ रिवोल्ट करने में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन कुछ न कुछ इनमें कमी थी, ठीक है, समथिंग वाज लैक्ड हियर, ठीक है। उनमें ये लैक थी कि वो अपने प्रोग्राम को कैरी नहीं कर रहे थे, ठीक है, लंबे समय तक नहीं चला रहे थे और ठीक तरीके से नहीं चला रहे थे, फुल स्केल मेजर तक नहीं चला सकते थे, जिससे कि वो क्या करते, सोशल या कि इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज लाते, ठीक है, तब्दीली करते। जो उनकी एग्जिस्टिंग ऑर्डर थी, सोशल समाजी तरीका था या कि इकोनॉमिक तरीका जो था, उसमें वो तब्दीली नहीं ला सकते थे। ये उनमें कमी थी, यानी कि पीजेंट्स में और वर्कर्स में। दिस was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब जो ये काम था ना, ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया, थर्ड स्टेट के उस सेक्शन के ऊपर जो कि प्रॉस्परस थे, ठीक है, आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे, यूँ मान लो तुम, और जिनके पास एक्सेस एजुकेशन थी और न्यू आइडियाज़ थे, ठीक है, जो लिटरेट लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, या कि जिनके पास नए एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ थे, ठीक। The 18th century witnessed the emergence of social groups
termed middle classes who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer member of the society. अब 18th सेंचुरी में एक और ग्रुप एक इमर्ज हुआ, ठीक है, थर्ड स्टेट में से सोहिल ग्रुप एक था जिसको कहते थे मिडिल क्लास, ठीक। अब ये अपनी रोजी रोटी किस तरह से कमाते थे, ये ओवरसीज ट्रेड करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे, या कि ये अपने वहाँ जो मेंबर रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी थे, ठीक है, अमीर मेंबर जो सोसाइटी के थे उनको बेचते थे क्या, वूलन टेक्सटाइल्स, ठीक है, या कि और कोई प्रोडक्ट्स बेचते थे, ठीक। इन एडिशन टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशनल्स सच एज लायर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ क्या करते थे ये लोग, इनमें प्रोफेशन वाले लोग थे जैसे कि लेयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ऐसे लोग भी इनमें थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड इन बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये सारे लोग जो थे तालीम याफ्ता थे, एजुकेटेड थे, इनके पास एजुकेशन थी, तो ये बिलीव कर रहे थे कि सोसाइटी में कोई ग्रुप ऐसा नहीं होगा कि जिसको हकूक़ बर्थ से मिले, ठीक है, एक्स्ट्रा हकूक़ बर्थ से मिले। इनका मानना ये था कि सारे लोग जो है बर्थ पे उनको इनके हकूक़ अगर मिले इनको तो इनकी अचीवमेंट्स के मुताबिक मिले, नहीं कि बर्थ राइटर्स, ठीक है। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट। तो ये सोचते थे कि बंदे को अगर हकूक़ मिले तो वो किस बिना पे मिले, उसकी मेरिट की बेस पे, ठीक है। These ideas envisage a society based on freedom and equal laws and opportunity for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau। तो अब ऐसे आइडियाज़ हो गए सोसाइटी में जो किस पे बेस्ड थे, फ्रीडम पे, ठीक है, आज़ाद ख्याल होने चाहिए, लॉज सबके लिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी इक्वल लॉज फॉर एवरीबडी, ठीक है, चाहे फर्स्ट स्टेट से हैं, सेकंड स्टेट से हैं या कि थर्ड स्टेट से हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ऐसे जो ये लॉज थे, ठीक है, ऐसे जो आइडियाज़ थे ये किसने फॉरवर्ड किए थे, जैसे कि फिलोसफर जॉन लॉकी था और जीन जैक रोज़ू था, ठीक है। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉकी sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of monarchy। अब जो जॉन लॉकी था इसने एक बुक एक यूँ मान लो लिखी थी, ठीक है, उसने बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ लिखता है जो कौन सी डॉक्ट्राइन है, एब्सोल्यूट राइट की, ठीक है, बोल रहा है भाई एब्सोल्यूट राइट जो मोनार्क के हैं ये बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, ठीक। रोज़ियो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोसेसिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कंट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रोज़ो भी कहने लगा, एक आइडिया किसने भी फॉरवर्ड किया, ये कहने लगा कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो किस बेस पे बनी हो, पीपल के दरमियान, ठीक है, एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स, या यूँ मान लो यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको कि लोगों ने बनाया हो। इन द स्पिरिट ऑफ लॉस मोंटेस्क्यू proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and judiciary। अब लॉ की स्पिरिट में अगर देखते हैं जो मोंटेस्क्यू था उसने प्रपोज किया, उसने ये कहा कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट में, जिस तरह के लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, एंड जुडिशरी जो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, यानी जो जस्टिस देते हैं अगर कानून कहीं गलत बन जाए। This model of government was put into force in the USA after the 13th colonies declared their independence from Britain। अब इस किस्म की गवर्नमेंट यूएसए में फोर्स हुई, ठीक है, जब मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 13 कॉलोनीज़ को इन्होंने हेल्प किया था फ्रांस ने, ठीक है, यूएसए से क्या करने के लिए, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो जब ब्रिटेन से 13 कॉलोनीज़ ने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली तो यूएसए ने इस किस्म का मॉडल अपीयर किया ग्राउंड पे, ठीक है। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France। अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसकी जो गारंटी थी इंडिविजुअल्स के राइट्स की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, किस व्यू से
कि ये एक एग्जांपल मिल गई पॉलिटिकल थिंकर्स को फ्रांस में। The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. अब जो ये फिलोसफर्स थे इनके जो आइडियाज़ थे वो डिस्कस होते थे सैलून्स में, ठीक है, कटिंग शॉप्स में जहाँ हेयर कट किए जाते थे, ठीक है, कॉफ़ी हाउसेस में, या कि लोगों में भी ये आइडियाज़ स्प्रेड होते थे किसके ज़रिए से, बुक्स के ज़रिए से या कि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए से। These were frequently read aloud in groups for benefit of those who could not read and write. अब ये अक्सर तौर पर ज़ोर ज़ोर से पढ़े जाते थे ये आइडियाज़ उन ग्रुप्स में जो कि इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो ना ही पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे, ठीक है। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. अब जब ये न्यूज़ आ गई, ये खबर आ गई कि जो लुईस 16 है वो इम्पोज कर रहा है, यानी वो टैक्सेस को बढ़ा रहा है ताकि जो स्टेट के एक्सपेंसेस हैं, जो स्टेट के खर्चात हैं, वो और ज़्यादा जनरेट हो सकें। तो इससे क्या हो गया, जो लोग थे उनके जहन में गम व गुस्सा पाया गया, ठीक है, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया प्रिविलेज की सिस्टम के खिलाफ। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ठीक है, रेवोल्यूशन किस तरह से आउटब्रेक हुआ, किस तरह से उभर के आ गया, ठीक है। रेवोल्यूशन किससे कहते हैं, इनकलाब से, या कि हम क्रांति इससे कहेंगे। लुईस 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो लुईस 16 था वो किंग था कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है, उसको टैक्सेस क्यों इंक्रीज़ करने पड़े, उसके पीछे कौन से रीजन थे। रीजन ये थे कि सोसाइटी को, यानी फ्रांस को या स्टेट को पैसों की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, ठीक है। तो जो कि किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती थी, रेवेन्यू किस तरह से इंक्रीज़ हो सकती थी, वो इस तरह से इंक्रीज़ हो सकती थी जब टैक्सेस इंक्रीज़ किए जा सकें, ठीक है। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब उसने क्या किया होगा अपने टैक्सेस को, मतलब इसको खर्चात को पूरा करने के लिए, एक्सपेंसेस जो स्टेट के थे उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजिम the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब ओल्ड रिजिम के मुताबिक, मैंने आपको ओल्ड रिजिम बताया था पीछे, ठीक है, जो मोनार्क था यानी जो किंग होता था उस अकेले को ये पावर नहीं दी गई थी कि वो टैक्सेस इंक्रीज़ करे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। वो अकेला बंदा अपनी मर्ज़ी से टैक्सेस को इंक्रीज़ नहीं कर सकता था। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इसके बरक्स क्या होता था, उसको जो स्टेट्स जनरल होते थे उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी, अगर वो मंजूरी दे दें तब जाके नई टैक्स का जो प्रपोजल था वो इंक्रीज़ हो सकता था। द स्टेट्स जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्टेट्स जनरल क्या था, ठीक है, स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी एक होता था जिसमें तीनों स्टेटों से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे। हाउएवर द मोनार्क ओनली अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन इस चीज़ का सिर्फ हक किससे था, मोनार्क को था, कि कब वो स्टेट्स जनरल को कॉल करता, ठीक है, इनकी मीटिंग कब करता। ये हक किसका था, सिर्फ मोनार्क का था, यानी किंग का था, ये मान लें आप। द लास्ट टाइम इट वॉज डन इन 1614। तो आखिर में क्या हुआ था, जो लास्ट टाइम ये मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी, 1614 में। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 called together an assembly of the states general to pass proposal for new taxes। अब 5 मई 1789 को लुईस 16 जो होता है वो इस असेंबली को बुला देता है, यानी जनरल असेंबली जो होती है इसको बुला देता है। किस लिए बुलाता है, ताकि नए टैक्सेस पास किए जाएं। अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स।
एक बड़ा हॉल एक क्या किया गया, तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया इन डेलीगेट्स के लिए, ठीक है। जो 3 स्टेट्स से डेलीगेट्स आ रहे थे, इनके लिए एक हॉल एक प्रिपेयर किया गया वर्सलाइस में। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on 2 sides। अब जो पहला स्टेट है, ठीक है, और जो सेकंड स्टेट है, इन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हर एक में से, ठीक है। 300 किसने भेजे, फर्स्ट स्टेट ने, और 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे सेकंड स्टेट ने, ठीक है। और ये एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं, ठीक है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। while 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब इनके पीछे जो 600 मेंबर्स हैं वो हैं थर्ड स्टेट के, ये इनके पीछे खड़े हुए हैं। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। अब थर्ड स्टेट में से कौन गए, थर्ड स्टेट में से गए हैं प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर, ठीक है। अमीर लोग और जो एजुकेटेड हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, वो गए हैं। पीजेंट्स, आर्टिसनस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब पीजेंट्स को, आर्टिसनस को और वुमेन्स को, ठीक है, इनको इनकार किया गया है कि ये असेंबली में न जाएं। हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विथ देम। अब इनकी जो ग्रीवियंसेस थी, मुश्किलात थी, या कि इनकी जो ख्वाहिशात थी, डिमांड्स थी, वो लिखी गई थी 40,000 अल्फाजों में, ठीक है, जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने साथ कैरी की थी। वोटिंग इन द स्टेट्स जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। तो क्या हुआ, वोटिंग जो पिछला इसका नज़रिया था, तरीका था, वो ये था कि हर एक स्टेट को एक वोट डालने का हक है। दिस टाइम टू लुइस 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। अब इस दफ़ा भी लुइस 16 से यही कहा गया कि आप भी यही प्रैक्टिस करें। बट द मेंबर्स ऑफ the third state demanded that voting now be conducted by assembly as a whole where each member would have one vote। अब यहाँ पर थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने ये ख्वाहिश की कि नहीं भाई, वोटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हर एक मेंबर को राइट दिया जाना चाहिए कि हर एक मेंबर वोट कास्ट करे, ठीक है। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रोजियो इन हिज बुक सोशल कंट्रैक्ट। अब इस तरह का जो आइडिया था, ये किसने दिया था, फिलोसफर, ठीक है, इसका नाम था रोजियो। उसने कौन सी अपनी बुक में लिखा था, द सोशल कंट्रैक्ट में। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब लुइस 16 ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर वालों ने पुट फॉरवर्ड किया था, तो इन्होंने क्या किया, थर्ड स्टेट वाले लोगों ने ये काम किया, ये बाहर निकल गया असेंबली से और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। एहतजाज, प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज से। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट वीवर्ड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट के, वो कहने लगे कि हम सारे नेशन के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलाइस। तो 20 जून को क्या हुआ, वो जमा हो गए, असेंबल हो गए एक हॉल में, ठीक है, इंडोर टेनिस इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलाइस। ये कहाँ पर है, वर्सलाइस के ग्राउंड में है, ठीक है, वर्सलीज के ग्राउंड में है, वहाँ पर ये सारे जमा हो गए। They declared themselves as National Assembly and were not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। तो इन्होंने कहा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ये नेशनल असेंबली बना गए और इन्होंने ओहद लिया, कसम खाई, ठीक है, वो हो गया ओहद लेना या कसम खाना, कि तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक हम जुड़े रहेंगे, ठीक है, बिखरेंगे नहीं, जब तक ना हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें, नया आइन ड्राफ्ट करें, ठीक है। ऐसा आइन ड्राफ्ट करेंगे जिससे
जो किंग के पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, लिमिट में आ जाएंगे। दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबी सईस। अब इनके जो लीडर्स, यूँ मान लो लीडर्स कौन थे, मिराबू थे और एबी सईस थे। मिराबू was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges। हालांकि मिराबू जो था वो भी एक किस फैमिली में बॉर्न हुआ था, नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, यानी नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी भी ख्वाहिश थी कि भाई ये सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेजेस हैं ये नहीं होने चाहिए। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबली एट वर्सलेस। ठीक है, तो ये बाहर को आया और इसने डिलीवर की। ठीक है, इसने एक जर्नल अपने साथ में लिया था, कुछ पेज बना के लिया होता है, ठीक है, जिससे ये स्पीच करता था, और उसने डिलीवर की अपनी स्पीच क्राउड में। ठीक है, जो वहाँ असेंबल हुआ था, वो जो वहाँ जमा हुआ था। एबी सईस, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। एबी सईस और बंदा था। ठीक है, ये ओरिजिनल एक प्रीस्ट से एक था। ठीक है, तो इसने भी एक पैम्पलेट एक लिखा था, एक किताबचा एक लिखा था। ठीक है, छोटी सी किताब एक लिखी थी जिसमें इसने ये दरियाफ्त किया था कि थर्ड स्टेट किससे कहते हैं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of Europe seethed with turmoil। तो जब नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सलीज में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, जो बाकी यूरोप था, ठीक है, वो टर्माइल में था। ठीक है, खौफ में था। अ सीवियर विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट। जब एक बुरा सरमा आता था ना, ख़राब सरमा निकलता था ना, उसके यही प्रेडिक्शन होती थी कि जो हार्वेस्ट होगी यानी फसल जो होगी वो भी बहुत कम होगी। ठीक है, उसका भी बुरा हाल होगा। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज़। तो जब ऐसा हुआ तो जो कीमत थी रोटी की, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हो गई। ऑफन बैकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। तो अक्सर क्या काम करते थे जो बैकर्स होते थे इस सिचुएशन में, वो सिचुएशन को ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट करते थे और ज़ख़ीरे को जमा कर देते थे। ठीक है, सप्लाई जो होती थी उनको जमा कर देते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो काफ़ी सारे मतलब आवर्स के बाद कतारों में औरतें बैठती रहती थी। ठीक है, लाइन्स में। ठीक है, क्यूज़ हो गई, लाइन्स में औरतें बैठती रहती थी। तो जब उनको ज़्यादा ही शरारत चढ़ी, गुस्सा आ गया, ठीक है, तो शरारती औरतों ने क्या किया, स्टॉर्म किया, यानी कि जो दुकान होते थे उनको तोड़ के उनमें घुस गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूपर्स टू मूव इनटू पेरिस। तो इसी टाइम में क्या होता है, जो किंग होता है वो अपने ट्रूपर्स को, ठीक है, सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो पेरिस में मूव करें। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्मड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। तो इसी तरह से 14 जुलाई में क्या होता है, एजिटेटेड क्राउड, जो गुस्से वाला ये क्राउड होता है ना, ये स्टॉर्म करता है। ठीक है, तोड़ फोड़ करता है किसको, बेस्टाइल को। ठीक है, और तबाह बर्बाद करके छोड़ देता है। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop। तो क्या होता है, कंट्री में रिमूवर होती हैं, ठीक है, कि हर विलेज से विलेज ये रूमर फैलती है, ये अफवाह फैलती है कि मैनर जो है उसने हाइड किया है किसको, डाकू को। ठीक है, बैंड्स ऑफ ब्रैगेड्स यानी डाकू के ढेर को, ठीक है, प्लाटूनस को, ठीक है, हाइड किया है। वो क्या, किसके लिए, कि वो डिस्ट्रॉय जाएं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करें। फसल हो गया, क्रॉप हो गया, फसल, उसको जाके डिस्ट्रॉय करें। Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chetics। तो इस खौफ में पीजेंट्स जो थे सेवरल डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीज कर दिया होज को, ठीक है, और पिच फोर्कस, ठीक है, तिरंगल कांटेदार चीज़ें उठाई और उससे अटैक किया। ठीक है,
चिटेक्स पे, ठीक। चिटेक्स कहते हैं किससे, एक रेजिडेंस होती है किसकी, जागीरदारों की विलेजेस में, तो उससे कहते हैं चिटेक्स। उस पर अटैक किया। दे लूटेड होर्डेड ग्रैंड्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूअर्स। तो उन्होंने जब चिटेक्स पे अटैक किया, वहाँ पर क्या थे, फूड ग्रेनेस जमा करके रखे थे, उसको लूटा। और जो डॉक्यूमेंट थे जिसमें कि मेमोरियल ड्यूअर्स है, ठीक है, बहुत सारे किस्म की टैक्सेस वगैरह मेंटेन करके रखी थी, तो उनको क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है, या कि फाड़ दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। तो इस तरह से क्या हुआ, बहुत सारे जो नोबल्स थे वो अपने घरों से भाग गए, और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने माइग्रेट कर दिया जो उनके करीब कंट्रीज थी, उन कंट्रीज़ में। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by Constitution। तो जब ऐसे रिवोल्ट इसको देखने को मिले लुईस 16 को, तो उसने फाइनली ये कहा कि नेशनल असम्बली जो कहेगी, ठीक है, नेशनल असम्बली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वही हम एक्सेप्ट करते हैं, उसी के प्रिंसिपल्स को, असूलों को हम एक्सेप्ट करते हैं, और आज से मेरे जो पावर हैं ये किस में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। और वो कंट्रोल किसके ज़रिए से होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, यानी कि आइन के ज़रिए से। ऑन द नाइट ऑफ 4th August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। तो 14 अगस्त 1789 में काम होता है, जो नेशनल असम्बली होती है ये एक हुक्मनामा जारी करती है, ठीक है, डिक्री हो गया, हुक्म जारी करती है। क्या हुक्म जारी करती है कि फ्यूडल सिस्टम जो टैक्सेस का है, ठीक है, और ऑब्लिगेशंस जो हैं ये बिल्कुल क्या की जाएं, हटाए जाएं। एक फरमान ऐसा जारी होता है। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वायर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो क्लर्जी के लोग मेंबर थे, ठीक है, उनको भी कहा गया भाई जो उनके बर्थ प्रिविलेजेस हैं वो प्रिविलेजेस क्या थे कि उनको टैक्स नहीं पे करनी पड़ती थी, अब उनको भी टैक्स देनी है। टीथ्स वायर एबोलिशड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वायर कॉन्फिस्केटेड। अब जो टीथ्स थे, ठीक है, जो इनको फर्स्ट मेंबर को यानी क्लर्जी को जो टैक्स देनी पड़ती थी वो भी एबॉलिश की गई, और जो उन्होंने लैंड चर्च को दी थी वो भी कन्फिस्टिकेट की गई, यानी जब्त कर दी वो लैंड। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवर्स। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लेवर कम से कम आ गए। जैसे आपको पीछे मैंने लेसन में पढ़ाया भी है इससे पहले कि उनको 2 बिलियन ऑलरेडी डेट था, और वो 1 बिलियन जो उन्होंने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को ब्रिटिश से छुड़ाया है उसमें लग गया है, ठीक है, तो यहाँ से इनको 2 बिलियन हासिल हो गए। फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, तो फ्रांस किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो नेशनल असेंबली था जो था उसने कंप्लीट किया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करके 1791 में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, ठीक है, तो मोनार्क का जो सिलसिला था ना पावर का, मेन ऑब्जेक्ट इस असेंबली का यही था, मेन मोटिव यही था, मेन एम यही था कि ये उसके पावर को लिमिट में लाए, ठीक है, रिड्यूस करे। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institutions। तो अब जो पावर एक बंदे के हाथ में हुआ करते थे अब वो पावर सेपरेट किए गए और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पास दिए गए। द लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, जिस तरह से कि लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है और जुडिशरी है। लेजिस्लेचर हो गए कानून बनाने वाले, एग्जेक्टिव्स हो गए इम्प्लीमेंट करने वाले, और जुडिशरीज हो गए अगर इस कानून में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करने वाले, ठीक, इंसाफ दिलाने वाले। दिस मेड अ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो इसने
इसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना दिया, यानी एक ऐसा मोनार्की, ऐसा एक सिस्टम जिसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था। फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड। फिगर 7 जो है वो एक्सप्लेन करती है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा था अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये देखिए, ये हो गया मोनार्की का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर यह हो गया लेजिस्लेचर, ये हो गया एग्जीक्यूटिव और ये हो गया जुडिशरी, ये हो गए वोटर्स, ठीक है। इसमें देखो पैसिव सिटीजन्स, ठीक है, ये लोग वोट नहीं डालते थे। ये अबाउट 3 मिलियन मेन थे, ठीक है, वुमेन थे, चिल्ड्रन थे और यूथ थे जो बिलो 25 ईयर्स के थे। ये हो गए पैसिव सिटीजन्स जो वोट कास्ट नहीं करते थे। ये हो गए एक्टिव सिटीजन्स, ये कितने हैं जिनको वोट डालने का हक था, 4 मिलियन है ये, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो देखो ये चूज़ करते हैं किनको, इनको, ठीक है। इन्होंने इलेक्टोरेट्स बनाए, इलेक्टोरेट्स ने नेशनल असम्बली बनाई, नेशनल असम्बली में से मिनिस्टर्स निकले, ठीक है। अब नेशनल असम्बली कंट्रोल करती है किसको, मिनिस्टर्स को भी, और नेशनल असम्बली बनाती है किंग को भी, ठीक है। अब इनका नेशनल असम्बली का कंट्रोल जो कि 745 मेंबर्स के मेंबर है वो कंट्रोल करता है किंग को भी। और यहाँ से आप देखो ये हो गए जज, ठीक है, कहीं अगर इनजस्टिस हो रहे हों तो उसको एकदम सही से वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, इमेंड करें इम्प्लीमेंट लॉज को करता है, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly which was indirectly elected। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बनाया गया, इसने ये पावर दिए नेशनल असम्बली को कि ये लॉज बनाएगा लेकिन इनडायरेक्टली कैंडिडेट्स को इलेक्ट करेगा। दैट इज़ सिटीजन्स वोटर फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टोरेट्स। तो इसमें क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्टोरेट्स को चुनते हैं, ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स। हु इन टर्न चूज़ द असेंबली, जो बाद में जैसे आपको मैंने ऊपर दिखाया चूज़ करते हैं असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट। हालांकि सारे जो सिटीजन्स हैं जिनको वोट डालने का हक नहीं है, ठीक है, जो वोट डाल रहे हैं उनको एक्टिव सिटीजन्स कहते हैं, मैंने आपको कहा था। और जो वोट नहीं डालते हैं, जिनको वोट डालने का हक नहीं है, बिलो 25 ईयर्स मैन हो चाहे वोमेन हो चाहे चिल्ड्रन हो, ठीक है, तो वो आते हैं पैसिव सिटीजन जिनको वोट डालने का हक नहीं है। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्स इक्वल टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबरस वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। अब देखने यहाँ एक और कन्फ्यूजन हमारा दूर होगा। जो लोग 25 ईयर्स से अबो थे लेकिन कम से कम वो 3 दिन का अगर उनको लेबर आता था, 3 दिन की वेजेस आती, उसमें से 1 दिन की वेज किसको देते थे, गवर्नमेंट को एज टैक्स देते थे, ठीक है, तो वो एक्टिव सिटीजन माने जाते थे। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लासिड एज पैसिव सिटीजन्स। अब देखना ये जो बाकी लोग बच्चे हैं, चाहे मैन हैं चाहे वुमेन हैं, जो इस कैटेगरी से बाहर हैं, ठीक है, तो वो क्या है, पैसिव सिटीजन्स डिक्लेयर किए जाते हैं। वुमेन सारी, चाहे वो अबो 25 ईयर्स से हैं चाहे बिलो 25 ईयर्स से, वो पैसिव सिटीजन माने जाते हैं, यानी उनको वोट डालने का हक नहीं है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाइस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर कोई बंदा चाहे कि मैं मेंबर ऑफ असेंबली बन जाऊँ, ठीक है, या कि क्वालिफाई करूँ एज एन इलेक्टर, ठीक है, तो उसको बहुत सारी टैक्स उसके लिए पे करनी पड़ती थी, उसके लिए ब्रैकेट टैक्स का पे करना पड़ता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ, जिसमें डिक्लेयर किए गए राइट्स ऑफ ए मैन एंड सिटीजन, और सिटीजन के राइट्स को डिक्लेयर किया गया। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनिएबल राइट्स। अब राइट्स जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, बोलने का हक हो, अपना इजहार करने का हक हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के सामने सब बराबर हों, ये इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, और इनसे कहा गया नेचुरल और इनएलिनिएबल राइट्स, ठीक है,
नेचुरल राइट्स और जो बिल्कुल हटाए ना जाएं वो राइट्स, ठीक है। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, यानी कि ये वो राइट्स हैं जो हर ह्यूमन को बिलोंग करते हैं, हर ह्यूमन का हक है, ठीक है, और उससे किसी तरह से भी छीने न जाएं। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, ये स्टेट की ड्यूटी थी, ये स्टेट पर फ़र्ज़ था कि वो प्रोटेक्ट करें, यानी कि वो बचाएं सिटीजन्स के जो नेचुरल राइट्स या इनएलियनेबल राइट्स हैं। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, ठीक है, यहाँ कुछ सियासी सिंबल दिए गए हैं, ये हम यूज़ करते देखते हैं, इनको रीड करते हैं, इनका क्या मकसद है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, यानी कि अक्सर जो मेन और वुमेन 18th सेंचुरी में थे, ना ही वो लिख सकते थे और ना ही वो पढ़ सकते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज, तो इसीलिए बहुत सारी किस्म की इमेजेस यूज़ की जाती थी, सिंबलाइज की जाती थी, ताकि इनको इन चीज़ों से समझाया जाए, किसके बजाय, लिखाई के बजाय या कि कहने के बजाय इनको चीज़ें ही ऐसी दिखाई जाती थी। द पेंटिंग बाय ली बार्बियर यूजेस में सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब जो ये सिंबल्स हमें दिखाए हैं, ठीक है, ये पेंटिंग किसने की है, ली बार्बियर ने, ठीक है, तो ये हमें कन्वे करती हैं कि राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स, अब चलो हम पढ़ते हैं, देखते हैं इन सिंबल्स को, ये क्या हमें बताते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं। ये है ब्रोकन चेन, चलो देखते हैं ये क्या दिखाती है। चेन इज़ वायर यूज टू फ्लैटर स्लेव्स, चेन किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, स्लेव्स को बंदी बनाने के लिए, यानी कि गुलामों को बंदी बनाने के लिए। अ ब्रोकन चैन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, अब जब चैन टूट जाती है इसका मतलब ये निकलता है कि जो स्लेव्स हैं अब वो क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। द बंडल ऑफ रॉड्स आर फैसेस, ठीक है, अब जो बंडल ऑफ रॉड्स हैं या कि फेसेस हैं, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, वन रॉड कैन बी ईजली ब्रोकन, एक रॉड ईजली टूट सकती है, बट नॉट इन एंटायर बंडल, मगर सारा बंडल नहीं तो टूट सकता है, ठीक है। जब बहुत सारी राडें एक जगह होगी तो वो तोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, यानी कि इत्तिफाक में ताकत है। द आई विथ इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये ट्रायंगल है और इसमें एक आई एक है, ये रेडिएट करती है लाइट, ये रोशनी छोड़ती है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, इसकी मतलब है कि नॉलेज के मुताबिक हमें ये चीज़ें दिखाती है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ द इग्नोरेंस, अब जब सन की रेज पड़ती हैं ना, जो तकब्बर को और गुरूर का वो क्लाउड होता है ना, बादल होता है ना, वो क्या हो जाता है, अवे हो जाता है, यानी कि वो भाग जाता है। सिप्टियर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये सिंबल ऑफ रॉयल पावर है, ठीक है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, अब जो स्नेक है वो अपने टेल को यानी कि अपने दुम को काटता है, ज़रा इसकी क्या सिंबलाइज है हम देखते हैं। सिंबल ऑफ इटर्निटी, ठीक है, तो यूँ मान लो कि भाईचारे का सिंबल है ये। अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड, ये एक ऐसा रिंग जो होता है उसका ना ही एंड होता है और ना ही शुरुआत होती है, ठीक है। रेड फ्रिगियन कैप, कैप वॉरन बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, अब जो ये कैप होती है इस कैप का मतलब ये होता है कि जो स्लेव्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर्स ऑफ द फ्रांस, अब इसको ब्लू भी पहनाया गया है, वाइट भी पहनाया गया है और रेड भी पहनाया गया है, इसकी मतलब है कि ये क्या है, नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। द विंगड वोमैन, अब इस जो महिला है ये औरत है, इसकी क्या है, पर लगे हुए हैं। पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, इसमें क्या होता है, लॉ को पर्सनिफाई किया जाता है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, इसमें क्या दिखाया गया है, जो लॉ है वो हर के लिए सेम है, हर के लिए बराबर है और हर एक बंदा लॉ के आगे एक जैसा है, ठीक है।
फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। फ्रांस ने अबॉलिश किया मोनार्की को, ठीक है, बादशाहत के दौर को ख़त्म किया और ये रिपब्लिक बन गया, ठीक है। रिपब्लिक कहते हैं जमहूरियत से। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेनस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जो सिचुएशन थी फ्रांस में, ठीक है, वो कंटिन्यू ख़राब रही काफ़ी सारे ईयर्स तक। ऑल्दो Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। हालांकि लुई 16 जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन में पे साइन किया था कि जो असेंबली कहेगी वही चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, वो सीक्रेटली, ठीक है, राज ही रख के प्रूशिया का जो किंग था उसके साथ नेगोशिएट उसने किया, उसके साथ बातचीत की, ठीक है, डिस्कस किया किसी बारे में। Rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summers of 1789। तो जो बाकी रूलर्स थे, ठीक है, बाकी नेबरिंग कंट्री के जो रूलर्स थे उन्होंने काम किया, वो भी इस बात से डर रहे थे जो डेवलपमेंट फ्रांस में हो रही थी, जो इवेंट्स फ्रांस में हो रहे थे। उन्होंने अपनी जगह ये अहद किया कि हम ट्रूप्स भेजेंगे कहाँ, यानी आर्मी मैन या के सोल्जर्स भेजेंगे फ्रांस में, जो इस सिस्टम को जो वहाँ चल रहा है इसको पुट डाउन करें। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। इससे पहले कि नेबरिंग कंट्रीज़ फ्रांस में आर्मीज़ को भेजती या ट्रूप्स को भेजती जो कि वहाँ पर हल्ला मचाते, ठीक है, तो इन्होंने पहले ही नेशनल असेंबली में 1792 में इसने डिक्लेयर कर दिया वार, ठीक है, किसके खिलाफ, प्रूशिया के खिलाफ और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। Thousands of volunteers throned from the provinces to join the army, sorry। तो हज़ारों लोग जो थे वॉलंटियरली, ठीक है, रज़ा, खुद की रज़ा की उनकी थी कि वो ज्वाइन कर आर्मी, ठीक है, प्रोविंस से यानी फ्रांस से। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑल ओवर यूरोप। वो कह रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये जो वार है ये किंग्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है, ये लोगों की वार है किंग्स के ख़िलाफ़ और सारी उन एट्रोसिटीज़ के ख़िलाफ़, ठीक है, जो कि इनके साथ हो रही थी, ठीक है। एट्रोसिटीज़ कौन कर रहे थे, वो लोग जो एक ही किसी मुंसलिक तबके से ताल्लुक़ रखते थे। Among the patriotic songs they sang was Marseillaise, composed by poet Roger de l'Isle। It was sung for the first time by volunteers from Marseille as they marched into Paris and so got its name। तो क्या होता है, वो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स किससे कहते हैं, देशभक्ति गीत, ठीक है, देशभक्ति गीत वो गाते थे। तो पहले ये सॉन्ग कहाँ हुआ, पहला सॉन्ग ये था मार्सेलीज में, ठीक है। इसको कंपोज किसने किया था, पोएट रॉगट de l'Isle ने, ठीक। तो इसको फर्स्ट टाइम सॉन्ग किया वॉलंटियर्स ने मार्सेलीज से, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम मार्सेलीज रखा गया। और वो मार्च हुए कहाँ से, पेरिस से, तो इसलिए इसका नाम मार्सेलीज, इस सॉन्ग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये मार्सेलीज से ही पहले लोगों ने गाया। द मार्सेलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो अब ये मार्सेलीज है, ये नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है, ठीक है। अब ये कभी आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, जो मार्सेलीज है ये क्या है, ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे चीज़ें दी जाएंगी, ठीक है। ये नेशनल एंथम, ये नेशनल सॉन्ग ऑफ फ्रांस है या कि नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो मार्सेलीज है ये क्या है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल।
अब जो ये रेवोल्यूशनरी वॉर होते थे, इनकलाबी जंग हुए, ठीक है, इससे क्या हुआ, क्रांति जंगों से ये हुआ, इन क्रांतियों से ये हुआ, बहुत सारे लॉस हुए, ठीक है, लोगों के नुकसान हुए, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. जब मर्द लोग, ठीक है, मैन हो गए, मर्द लोग जब लड़ रहे थे, ठीक है, फ्रंट पे, ये आधू ने आर्मी में रिक्रूटमेंट अपनी कर ली थी विलिंगली, अपनी ख्वाहिश से, ठीक है, रज़ाकाराना तरीके से। तो उनकी जो वुमेन्स थी वो घर में थी, तो वो किससे निमट रही थी, घर के जो हिसाब किताब थे, ठीक है, जो घर को पाले का हिसाब किताब होता था वो उससे निमट रही थी। लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, वो क्या कर रही थी, अपनी फैमिलीज का ख्याल रख रही थी। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society. जो पॉपुलेशन का लार्ज सेक्शन था, बड़ा सारा सेक्शन एक था, वो कह रहे थे, वो कन्विंस कर रहे थे कि भाई जो ये स्ट्राइक है इसको काफ़ी, या कि रेवोल्यूशन जो है इसको काफ़ी आगे तक बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना था, ठीक है, उसने पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, ठीक है, लेकिन किसको दिए हैं, ऑनरी रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दिए हैं, जो बाकी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, या कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, वुमेन्स को भी इन्होंने ये राइट नहीं दिया है। Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policy and plan their own form of action. अब पॉलिटिकल क्लब्स जो थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए थे, यही रैलीज निकालते थे, यही एक्शंस करते थे और यही पॉलिसीज बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज द जैकोबिन। अब इनमें से कोई अगर सक्सेसफुल क्लब था तो वो जैकोबिन क्लब था। which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris। तो ये पहला, ये कहाँ से नेम आया है, फॉर्मर जो कन्वेंट था जिसका नाम था सेंट जैकोब। Women too who had been active throughout this period formed their own clubs। अब जो औरतें थी, ठीक है, महिलाएं जो थी, तो उन्होंने भी क्या काम किया था, वो भी एक्टिव थी इस चीज़ में और उन्होंने भी अपने क्लब्स फॉर्म किए थे। Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands। Section 4 जो है इस चैप्टर का, ठीक है, आने वाले चैप्टर का, तो उसमें क्या होगा, जो एक्टिविटीज़ वोमेन ने की, ठीक है, और डिमांड्स जो उन्होंने की वहाँ पे देखेंगे। The member of the Jacobin club belonged mainly to the less prosperous section of the society। अब जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे, ठीक है, वो बिलोंग किससे करते थे, प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि वो आरामदेह ज़िंदगी गुजारने वाले लोग नहीं थे, ऐश प्रस्त लोग नहीं थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, पेंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये लोग इसमें आ रहे थे, ठीक है, जैकोबिन क्लब में ये लोग आ रहे थे, जैसे कि शॉपकीपर होते हैं, आर्टिजन्स होते हैं, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, ठीक है, वॉच मेकर्स, घड़ियाँ बनाने वाले, प्रिंटर्स, ये सब, या सर्वेंट्स या डेली वेजर्स, ये लोग किस में आते थे, इन जैकोबिन क्लब्स में आते थे। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इनका लीडर कौन था ये याद रखना, जैकोबिन क्लब्स का लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers। अब इनमें बहुत बड़ा एक ग्रुप एक था जिसने ये डिसाइड किया कि वो कौन से ट्राउजर्स पहनेंगे, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, ठीक है, जो कि कौन पहनते थे, डक वर्कर्स। This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who wore knee breeches। ये इसलिए लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनना पसंद करते थे क्योंकि ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे उन लोगों से, ठीक है, जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे। वो क्या पहनते थे, जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो लोग क्या पहनते थे, नी ब्रीचेस, ठीक है, यानी कि
घुटनों तक ही वो पहनते थे, ठीक है, क्लॉथ्स। इट वॉज a way of proclaiming the end of power wielded by the warriors of knee breachers। तो अब ये क्या था, ये प्रोक्लेम कर रहे थे, ठीक है, यानी कि ऐलान करना, यूँ मान लो कि जो नी ब्रिजर्स का जो पावर था वो ख़त्म हो गया है, इनके ये पहनने से ये आइडेंटिफाई करवा रहे थे। These Jacobins came to be known as Sanus Clotis, literally meaning those without knee breechers। अब जो ये जैकोबिनस लोग थे, ठीक है, जिन लोगों ने ये जैकोबिन क्लेब किया था, जो ये लॉन्ग ट्रोजर स्ट्रिपल ट्रोजर्स पहनते थे, ठीक है, कहा जाता था सैनस क्लोटीज, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया यानी कि वो लोग जो कि नी ब्रीचर्स नहीं पहनते हैं। सैनस क्लोटीज मेन वोर इन एडिशन द रेड कैप्स दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी। अब जो सैनस क्लोटीज हैं, ठीक है, मैन लोग, जिनकी हम मैन की बात करते हैं, ठीक है, आदमी जो थे वो क्या और पहनते थे इसके साथ साथ, एक तो वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्रोजर्स पहनते थे, उसके साथ रेड कैप पहनते थे। ये सिंबलाइज क्या करती थी इनकी रेड कैप, लिबर्टी, ठीक है, यानी ये लोग आज़ाद हैं। वोमेन हाउ एवर वेर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन जो औरतें थी उनको ऐसा करना बिल्कुल अलाउड नहीं था। In the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Persians who were angered by short supplies and high prices of food। तो क्या होता है 1792 में जो जैकोबिन्स होते हैं ये एक बगावत पे आ जाते हैं। इंसिक्योरेशन किसे कहते हैं, बगावत पे आ जाना। किसके खिलाफ आ जाते हैं, पेरिसियंस से आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं बगावत पे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड हो जाती है, ठीक है, और हाई प्राइस ऑफ फूड हो जाती हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ टेरोलिस, massacred the king's god and held the king himself as hostage for several hours। 10 अगस्त मॉर्निंग होती है 10 अगस्त की, तो वो जाते हैं और जो महल होता है ट्यूलरीज में, ठीक है, वहाँ पर जाते हैं और जो किंग के गॉड होते हैं उनको वो मार देते हैं और किंग को भी पकड़ लेते हैं कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रेजन द रॉयल फैमिली। तो बाद में क्या होता है, जो असेंबली होती है वो क्या काम कर लेती है, कह लेती है कि रॉयल फैमिली जो है इसको जेल में डाल दो, कैद खाने में डाल दो। इलेक्शन वेयर हेल्ड, इलेक्शन हो जाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स इन अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। अब क्या होता है जब इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो इस इलेक्शन में क्या होता है, सारे मेन लेकिन जो 21 ईयर के होते हैं, ठीक है, जो मेल 21 ईयर के होते हैं उनके लिए रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, यानी अमीर हैं चाहे गरीब हैं, कोई टैक्स बैरिकेड पास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका राइट है कि वो वोट डाल सकते हैं। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो नई असेंबली आती है, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic। क्या होता है 21 सितंबर 1792 में क्या होता है, ये एबॉलिश कर लेते हैं मोनार्की को, ठीक है, यानी मोनार्की का जो बादशाहत का सिस्टम होता है उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। कौन, ये असेंबली, नई असेंबली, ठीक, जिसे कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन के मीनिंग हो गया इज्तिमाई, ठीक है। As you know, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of government। तो रिपब्लिक में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, एक इस किस्म की गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोग गवर्नमेंट को चुनते हैं और गवर्नमेंट का जो हेड होता है उसको भी लोग ही चुनते हैं। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्च, यहाँ पर कोई खानदानी बादशाह नहीं होता है, कोई खानदानी बादशाहत नहीं होती है। You can try and find out about some other countries that are republic and investigate
व्हेन एंड हाउ दे बिकेम सो। अब आप कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो रिपब्लिक हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, वो कब हुई रिपब्लिक, ठीक है, हाउ दे बिकेम सो, और वो रिपब्लिक किस तरह से हुई। लुइस 16 was sentenced to death by court on the charge of treason। तो लुइस 16 जो था उसको कोर्ट ने सज़ा सुनवा दी, ठीक है। तो किसकी क्या चार्ज दिया, क्या इल्ज़ाम दिया? वो इल्ज़ाम ये था कि ये बंदा जो लुइस 16 है ये कौम का गद्दार है, ठीक है, ये कंट्री का गद्दार है। ट्रीजन हो गया गद्दार। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde, ठीक है। तो क्या हुआ, 21 जनवरी 1793 को वो पब्लिकली क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है, यानी कि मार दिया गया। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ टाइम के बाद जो क्वीन उसकी जो रानी थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिससे उसने शादी की थी उसको भी क्या किया, मार दिया गया, ठीक है। ऐसे ही मुकद्दर से उसको भी पेश आना पड़ा। द रेन ऑफ टेरर, ठीक है, रेन ऑफ टेरर हम किससे कहेंगे? रेन ऑफ टेरर हो गया एक दौर एक खौफ का, ठीक है, दहशत का दौर, डर का दौर, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू एज अ रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अब अगर पूछा जाए आपसे कौन से पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते थे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएं आपको, ठीक है, ऑप्शन दिए जाएं, तो बेस्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन विल बी 1793 to 1794 इज रेफर्ड टू एज अ रेन ऑफ टेरर। ये आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। रॉबस्फियर फॉलोवर्ड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब रॉबस्फियर जो था इसने एक पॉलिसी एक अपनाई, ठीक है, बहुत खतरनाक कंट्रोल की और पुनिशमेंट की, ठीक है, सज़ा देने की पॉलिसी बनाई। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex-nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own parties who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by revolutionary tribunals। तो क्या था, अब सारे इसको जिसको ये जो इसको एनिमी लगता था रिपब्लिक का, ठीक है, यानी कि जो भी इसको एनिमी लगता था, दुश्मन लगता था रिपब्लिक का, ठीक है, जमहूरियत का जो भी इसको दुश्मन लगता था, चाहे वो एक्स नोबल्स हों, चाहे वो क्लर्जी हों, या मैं कोई और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हूँ, ठीक है, तो वो या कि अपनी पार्टी का कोई ऐसा मेंबर हो जो कि रिपब्लिक का दुश्मन हो, तो ये क्या काम करता था, उसको अरेस्ट करवाता था और इम्प्रिजन करवाता था, जेल में भर देता था, फिर कोर्ट में उसका फैसला सुनाना पड़ता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर ग्लूटिनेटेड। अगर कोर्ट को ये पता चल जाए, ठीक है, अगर कोर्ट को ये पता चल जाए कि ये गिल्टी है यानी मुजरिम है, गिल्टी कहते हैं मुजरिम से, तो इसको ग्लूटिनेट किया जाता था। ग्लूटिनेट किसे कहते हैं? एक किस्म की मशीन होती थी, ठीक है, जिसको दो साइड में पोल लगे हुए होते थे और बीच में से एक ब्लेड एक लगा हुआ होता था या कुछ और लगा था जिससे कि गला अलग किया जाता था। द गिलोटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बिहेडेड। गिलोटिन एक डिवाइस एक है, ठीक है, ये किसकी बनी होती थी? दो पोल्स होते थे, मान लो ये दो पोल है, ठीक है, ये मान लो दो पोल हैं और इसके एक बीच में से एक ब्लेड एक था, ठीक है। तो क्या होता था, ये ब्लेड क्या किया जाता था, गले पे मार दिया जाता था और सिर को अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटेन हु इन्वेंटेड इट। अब जो ये मशीन थी कत्ल करने की, ठीक है, ये किसके नाम से थी? जिस बंदे ने इसको बनाया था, जिसका नाम था डॉक्टर ग्लूटेन। रोबस्फियरीज गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। अब जो रॉबस्फियर की गवर्नमेंट थी उसने जो लॉ बनाया उसमें यह कहा गया कि भाई वेजेस को भी ज़्यादा ना बढ़ाओ और प्राइसेस को भी ज़्यादा ना बढ़ने दो, इस पर सील लगा दो, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वायर रेशनड, और राशन क्या चीज़ थी? मीट और ब्रेड। पीजेंट्स वायर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स से यानी कि ज़मींदारों से ये कहा जाता था
कि वो ट्रांसपोर्ट करें अपने ग्रेन्स को, अपना जो इनके पास गल्ला है उसको ट्रांसपोर्ट करें, मार्केट्स तक पहुंचाएं, सिटीज़ तक पहुंचाएं और वहां पर सेल करें उस रेट पे जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो वाइट फ्लोर था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, यानी वो बहुत ही महंगा था, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल फॉरबिडन था, मना था, ठीक है। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी इगलाइट इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है। सारे सिटीजन से ये कहा जाता था, शहरियों से ये कहा जाता था कि वो खाएंगे इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है, एक ही जैसी ब्रेड। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, एक ऐसी रोटी जो कि किसकी बनी हुई होती थी, सिर्फ व्हीट की ही बनी होती थी। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। तो इक्वलिटी जो थी वो किस प्रैक्टिस से भी दी जाती थी, स्पीच के, भाषण के प्रैक्टिस से, ठीक है, तकरीर के प्रैक्टिस से भी दी जाती थी और एड्रेस की प्रैक्टिस से भी ये इक्वलिटी पहुंचाई जाती थी और स्पीच की जाती थी। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनिसिवर सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मेन एंड वोमेन वर henceforth सिटोयन एंड सिटोयनी सिटीजन। तो क्या था, पहले जो ट्रेडिशनल नाम था मोन्सिवर, ठीक है, जिसे सर कहा गया बाद में, और मैडमी जिसे बाद में मैडम कहा गया, ठीक है। सारे फ्रेंच मेन और वोमेन जो थे वो सिटोइन उनको पहले कहते थे, ट्रेडिशनल नाम था, और सिटोइनी उनसे कहते थे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो क्या हुआ, फिर इनका नाम ऐसे ही रखा गया, इनको सिटीजन्स कहा गया। चर्च वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बार्क्स और ऑफिसेस। अब जो चर्च थे उनको क्लोज किया गया, शट डाउन किया गया, और जो चर्च की बिल्डिंग्स थी उनको किस में कन्वर्ट किया गया, बैरक्स में और ऑफिस में। बैरक्स क्या होती हैं, जहां आर्मी की सिक्योरिटी बैठती है, या कि ऑफिस क्या होते हैं, जहां पर ऑफिसर्स बैठते हैं। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबस्फियर ने अपनी पॉलिसीज़ को इतने सख्त तरीके से इस्तेमाल किया कि उसके अपने जो सपोर्टर थे उन्होंने भी कहा भाई इसमें कुछ थोड़ी नरमी लानी चाहिए, थोड़ी मॉडरेशन लानी चाहिए। Finally, he was convicted by court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine। तो फाइनली क्या हुआ, कोर्ट ने इसको 1794 में अरेस्ट किया, ठीक है, और क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे में, ठीक है, इसको भेजा गया और इसको क्या किया, गिल्योटिन किया, यानी उसी मशीन के नीचे दिया जो इसने बनाई थी डॉक्टर गिल्योटिन ने, ठीक है। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, ठीक है। अब डायरेक्टरी जो थी ये किसको रूल करने लगी, फ्रांस को। द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जब जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर गई, ठीक है, तो क्या हुआ, जो वेल्थियर मिडिल क्लास थे उन्होंने पावर को सीज कर लिया। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसमें ये डिनाई किया गया कि जो नॉन प्रॉपर्टियर हैं सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कही गई कि जो जिन लोगों को प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट डालने का हक भी नहीं है, जो कि रॉबस्फियर ने पहले जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट ने, जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कहा था कि भाई हर एक को हक है जो 21 ईयर से ऊपर है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये प्रोवाइड किया गया 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, ठीक है। इसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, फिर एक डायरेक्टरी अपॉइंट की गई। एन एग्जेक्टिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, एक तो क्या हुई, एक डायरेक्टरी बनाई गई और एक एग्जेक्टिव बनाया गया, ठीक है, जो किसका बना हुआ था, 5 मेंबर्स का। दिस वाज मेट
as a safeguard against the concentration of power in one man's executives as under the Jacobins। तो ये इसकी मीनिंग ये थी कि अगर एक ही बंदे के पास पावर चली जाएगी तो वो पावर को मिसयूज़ करेगा। तो इसलिए 5 मेंबर्स जो थे वो कौन थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स थे और एक डायरेक्टरी थी, ठीक है? ताकि जो पावर है वो डिफरेंट मेंबर्स के हाथ में रहे, तो पावर का मिसयूज़ ना हो। However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them। अब क्या होता था, अक्सर जो डायरेक्टर्स होते थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स से भिड़ पड़ते थे, ठीक है? तो फिर उनको डिसमिस कर भी देते थे। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ डायरेक्टरी पेव्ड द वे ऑफ फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर नेपोलियन बोनापार्ट। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो डायरेक्टर और लेजिस्लेटिव्स के साथ, ठीक है, तो इससे क्या हो गया? राइज ऑफ मिलिट्री डायरेक्टर आ गया, जो जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। Though all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and of fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। हालांकि हम देख सकते हैं जो चेंजेस आई थी गवर्नमेंट के फॉर्म में, ठीक है, जो आइडियल्स आए थे फ्रीडम के, इक्वलिटी बिफोर द लॉ के और फ्रेटर्निटी के, ये इंस्पायरिंग रहे, ये इंस्पायरिंग आइडियल्स रहे, ठीक है। तो इन आइडियल से क्या हुआ? जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रांस में थी या कि रेस्ट ऑफ यूरोप में थी वो कंटिन्यू मोटिवेटेड रही, ठीक है। डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन, ठीक है, क्या महिलाओं ने भी कोई रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया, ठीक है? क्या ऐसा हुआ कि जो औरतें थी उन्होंने भी इस रेवोल्यूशन में या किसी रेवोल्यूशन में भी हिस्सा लिया? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so much important changes in the French society। शुरुआत से ही बहुत सारी ऐसी तकरीबात रही, ठीक है, जिनमें वोमेन जो थी वो पार्टिसिपेट करती रही, और बहुत सारी चेंजेस फ्रांस की सोसाइटी में किसने लाई? वोमेन्स की मदद से आई। They hoped their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। वो यकीन करती थी, होप करती थी शायद उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो उनके पार्टिसिपेशन है इन प्रोटेस्ट्स में, ठीक है, या रेवोल्यूशन मूवमेंट्स में, वो क्या करेगी? गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी, और गवर्नमेंट क्या करेगी? इंट्रोड्यूस करेगी नए मेजर्स, ताकि वुमेन जो है उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। लेकिन अक्सर जो वुमेन थी, ठीक है, महिलाएं थी थर्ड स्टेट से, उनको काम करना पड़ता था जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे वर्कड एज सीमस स्ट्रेस और लॉन्ड्रर्स, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। तो वो काम करती थी, या कि वो टेलर का काम करती थी, दर्जी का, ठीक है, या सोल्ड करती थी फ्लावर्स या कि फ्रूट्स या कि वेजिटेबल्स, या वो एक एम्प्लॉयड वुमेन रहती थी या कि सर्वेंट मेड रहती थी कि प्रॉस्परस पीपल के घर में, ठीक है, जो अमीर और ऐश परस्त लोग होते थे उनके घर में वो नौकरानियाँ रहती थी, यूँ मान ले तुम। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी औरतें जो थी उनको एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग से मना किया गया था, ठीक है, वो नहीं कर सकती ये काम, ठीक। Only daughters of nobles or wealthier member of the third state could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them। तो क्या होता था, अक्सर डॉटर जो होती थी, बेटियां जो होती थी बड़े बड़े नोबल्स की या वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, या कि जो अमीर लोग होते थे थर्ड स्टेट के, उनकी बेटियां क्या करती थी? काम कन्वेंट में पढ़ती थी। उसके बाद उनकी जो फैमिलीज़ होती थी, ठीक है, माँ बाप होते थे, उनकी मैरिज को अरेंज कर देते थे और फिर उनकी मैरिज कर देते थे। यानी दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो लव मैरिज इन इट, अरेंज्ड मैरिज होती थी। कीप इन माइंड। वर्किंग मैन हैड ऑल्सो टू
care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. तो जो वर्किंग मैन थी उनको केयर करना पड़ता था किसका, फैमिलीज का, किस तरीके से उनके लिए कुक करना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था, ठीक है, कतार में ब्रेड के लिए खड़ा होना पड़ता था, लाइन में ब्रेड के लिए खड़ा होना पड़ता था, ठीक है, और लुक आफ्टर करना पड़ता था, अपने चिल्ड्रन का, अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता था। दियर वेजेस वेयर लोअर देन दोज ऑफ मैन, उनकी जो मजदूरी हुआ करती थी, जो सैलरीज उनकी हुआ करती थी वो बहुत कम होती थी, किससे, मैन से। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस दियर interests women started their own political clubs and newspapers। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, डिस्कस करने के लिए या कि रेज करने के लिए अपने पॉलिटिकल क्लब्स डाले और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सोसाइटी, कम से कम 60 जो वुमेन क्लब थे वो वजूद में आ गए फ्रांस की सिटी में, डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है, मुख्तलिफ शहरों में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिक वुमेन्स वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अब याद रखना, जो सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन थे ये इनमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लब, वुमेन क्लब थे। वन ऑफ दियर मैन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। इनकी एक बहुत बड़ी डिमांड ये रहती थी, रिक्वेस्ट ये रहती थी कि जिस तरह से मैन एंजॉय कर रहा है पॉलिटिकल राइट, सियासी हकूक़, इसी तरह से वुमेन भी एंजॉय करे। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens। जो वुमेन्स थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था 1791 में, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा कि वुमेन जो है वो एक्टिव सिटीजन्स नहीं रहेंगी, यानी वो वोट नहीं डाल सकती हैं, वो सिर्फ पैसिव सिटीजन्स रहेंगी। दे डिमांड द राइट टू वोट। अब जो औरतें थी वो डिमांड कर रही थी कि उनको वोट डालने का हक दिया जाए। टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उनको असेंबली में इलेक्ट होने का हक दिया जाए और पॉलिटिकल ऑफिस जो होते हैं, ठीक है, इनको भी होल्ड करने का उनको हक मिल जाए। ओनली देन दे फेल्ट वुड दियर इंटरेस्ट्स बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। तब जाके उनको ये महसूस होगा कि कोई अगर नई गवर्नमेंट आ रही है तो उनको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। In the early years, the revolutionary government did introduce law that helped improve the lives of women। पहले सालों में क्या किया, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी वजूद में, उसने इंट्रोड्यूस किए ऐसे लॉज जिसने कि वुमेन की लाइव्स को इम्प्रूव किया। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो क्या हुआ, जब स्कूल क्रिएट हुए तो स्टेट स्कूल्स में स्कूलिंग जो थी गर्ल्स के लिए भी कंपलसरी कर दी गई। Their fathers could no longer force them to marriage against their will। अब इनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, पिता समान जो थे, वो इनको फोर्स नहीं कर सकते थे, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे इनकी शादी के खिलाफ, ठीक है, जहाँ बेटी चाहती थी वहीं शादी करनी पड़ती थी। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटेड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब क्या था, मैरिज जो थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट से होती थी, ठीक है, वो फ्रीली होती थी और रजिस्टर्ड होती थी अंडर सिविल लॉ, यानी सिविल लॉ के ज़रिए से मैरिज करवाई जाती थी। डाइवर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन। अब जो तलाक थी, ठीक है, डाइवर्स किसे कहते हैं, तलाक, वो लीगल बना दी गई, ठीक है। अब बाय जो वुमेन होती थी वो मैन को तलाक दे सकती थी और जो मैन होता था वो वुमेन को तलाक दे सकता था। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकेम आर्टिस्ट्स और रन स्मॉल बिजनेस। अब वुमेन जो थी वो जॉब के लिए ट्रेनिंग कर सकती थी, ठीक है, और वो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और वो छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती थी। वुमेन इज स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यूड। इस तरह से जो वुमेन के पॉलिटिकल राइट्स थे वो कंटिन्यू ही रहे ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ठीक है। अब जब रेन ऑफ टेरर था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। लेकिन क्या हुआ, जब रेन ऑफ टेरर आया तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने बैन कर दिया वुमेन क्लब्स का, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बोला इनको बिल्कुल
नहीं उतरना है। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वेयर अरेस्टेड एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी लोग जो औरतें लोग जो थी उनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, जो प्रोमिनेंट थी, मानी जानी जाती थी, और उनमें से कई एक लोग औरतों को क्या किया, एग्जेक्टेड किया गया, यानी फांसी पे चढ़ा दिया गया। Women's movements for voting rights and equal wages continued throughout the next 200 years in many countries of the world। तो इस तरह से जो वोमेन्स मूवमेंट थी वोटिंग राइट के लिए, ये कंटिन्यू रही कोई अगले 200 साल तक दुनिया के हर कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड out through an international suffrage movement during the 19th and 18 early 20th century। जो इस वोट के लिए फाइट थी, ठीक है, ये कैरी होती रही इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, 19th और 18th अर्ली 20th सेंचुरी में। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। अब जो मूवमेंट्स फ्रांस की औरतों ने, ठीक है, महिलाओं ने रेवोल्यूशनरी ईयर्स में की, वो बहुत ही इंस्पायरिंग रही। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। तो याद रखना 1946 में जो वुमेन थी फ्रांस में, उन्होंने जीत लिया बिल्कुल, उनको राइट टू वोट मिल गया, ठीक है। ये डेट कभी पूछी जाती है कि कौन से ईयर में वुमेन जो फ्रांस की थी उनको राइट टू वोट मिला, तो कीप एंड रिमेंबर इन माइंड 1946 में। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है। अब जो स्लेवरी थी, ठीक है, गुलामी थी, उसका एबोलिशन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजिम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। अब एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म जो कि जैकोबिन रिजिम कर रही थी, वो क्या था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी गुलामी जो थी फ्रेंच कॉलोनीज में, उसको एबोलिश करना, ठीक है, उसको एबॉलिश करना, ख़त्म करना। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्वी, गॉडेल गैडेलोप एंड सैन डोमिंगो were important supplier of the commodities such as tobacco, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। अब कैरेबियन में जो कॉलोनीज थी, जैसे कि ये है मार्टिनिक्वी है, गैडेलोप है और सैन डोमिंगो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लायर थी किस चीज़ की, टोबैको की, इंडो की, शुगर की और कॉफ़ी की। बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर्स ऑन द प्लांटेशन। लेकिन यूरोपियंस ने इनसे रिलेक्टेंटली यही कहा कि आप खुद जाएं, डिस्टेंट प्लेसेस पे जाएं, ठीक है, और अनफेमिलियर लैंड्स पे जाएं, ठीक है, और वहीं से आप अपने लिए चीज़ें लाएं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो शॉर्टेज ऑफ लेबर थी प्लांटेशन पे, वो हो गई। सो दिस वाज मीट बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका। तो इससे क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हो गई, ठीक है, यानी जो मजदूर होते थे उनको भेजा जाता था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। अब जो स्लेव ट्रेड थी वो कब शुरू हुई, 17th सेंचुरी में। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डिक्स एंड और Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains। अब जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो कहाँ आते थे, इस पोर्ट पे आते थे, बॉर्डिक्स पोर्ट पे आते थे, या फिर नैंटस पे आते थे, ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट पे आते थे। वहाँ से वो क्या करते थे, वो बॉट करते थे स्लेव्स, ठीक है, बॉर्डिक्स से और नैंटस से आके, जो कि अफ्रीकन कोस्ट पे है, यहाँ से स्लेव्स खरीदते थे, किसके लिए, लोकल चीफ्टेन्स के लिए, ठीक है। Branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean। अब क्या होते थे, इन
स्लेव्स को बांधा जाता था, ठीक है, शैकल किया जाता था और इनको पैक किया जाता था, ठीक है, शिप्स में, क्योंकि 3 महीने लगते थे इस सफ़र में, वोएज होता है सफ़र, ठीक है, एटलांटिक टू कैरेबियन तक 3 महीने लग जाते थे। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, तो यहाँ पर जब आते थे, ठीक है, इन स्लेव्स को यहाँ पर कैरेबियन में लाया जाता था एटलांटिक ओशन से, तो यहाँ पर इनको बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर्स को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर made it possible to meet the growing demand in यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। तो अब जब इनको लेबर्स को लाते थे यहाँ पर, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट करते थे, इनको इनके हकूक़ नहीं देते थे, बहुत काम करवाते थे। जब इनसे बहुत काम करवाते थे तब ही जाकर मार्केट में डिमांड पूरी होती थी शुगर की, कॉफ़ी की और इंडिगो की। पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डेक्स एंड नैंटीज ओनड दियर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब जो ये बोर्डिकस या क्या नैंटिस जो था, ठीक है, पोर्ट्स जो थे, तो इनकी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी से ये बहुत ही प्रॉस्पेरस हो चुके थे और स्लेव ट्रेड से ये बहुत ही अमीर हो चुके थे। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ क्रिटिसाइज़ किया जाता था थोड़ा बहुत फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस में स्लेवरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। The National Assembly held long debates about whether the right of man should be extended to all French subjects, including those in colonies. तो नेशनल असेंबली में डिबेट भी होता था, ठीक है, बहस भी होती थी इस बारे में, राइट ऑफ मैन के बारे में होती थी, और ये भी कहा जाता था क्या ये इस राइट को कहाँ तक एक्सटेंड किया जाए, इन कॉलोनीज तक जहाँ तक इन लोगों को राइट नहीं मिलते हैं, स्लेव्स को राइट नहीं मिलते हैं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन ऐसा कोई लॉज पास नहीं किया। डिबेट ज़रूर होते थे लेकिन लॉज पास नहीं किए जाते थे। फियरिंग ओपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड, ये उन लोगों से डरते थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी इनकम जो थी, आमदनी जो थी, सिर्फ डिपेंड किस पे करती थी, स्लेव ट्रेड पे डिपेंड करती थी। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possessions। तो ये सिर्फ फाइनली क्या हुआ, एक तकरीब हुई, ठीक है, 1794 में, जिसमें ये लॉ पास किया गया कि जो भी स्लेव्स हैं ओवरसीज से आए हैं, यानी कि दरिया से पार से आए हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाए, फ्री किया जाए, ठीक है। दिस हाउएवर टर्नड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन ये क्या हुआ, बदकिस्मती से ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेजर था, यानी कुछ ही टाइम के लिए था। 10 years later नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी, प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू स्लेव अफ्रीकन नेग्रोज एंड परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था 10 साल के बाद वो आया और उसने फिर से स्लेवरी इंट्रोड्यूस कर दी। अब जो प्लांटेशन ओनर थे वो ये सोच रहे थे कि उनकी फ्रीडम जो थी वो इंस्लेव थी अफ्रीकन नेग्रोज के साथ, ठीक है, वो शायद उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हूँ, अफ्रीकन नेग्रोज, ठीक है। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब जो स्लेवरी थी फाइनली इसको अबॉलिश किया गया इन 1848 में, ठीक है, इन फ्रेंच और फ्रांस में किया गया अबॉलिश, ठीक। नेग्रोज अब कौन होते हैं, a term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara। नेग्रोज वो लोग होते थे एक जो कहाँ रहते थे, अफ्रीकन साउथ ऑफ द सहारा में, ठीक है। इट इज़ अ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर, ये एक गलत टर्म इस्तेमाल होती थी इन लोगों के लिए, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, जो फ्रांस रेवोल्यूशन जो थी, सॉरी, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, क्रांति और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ठीक। कैन पॉलिटिकस चेंज द क्लॉथ्स ऑफ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या ऐसा हुआ कि जो पॉलिटिक्स थी इससे चेंज हुए लोगों की क्लोथ्स चेंज हुए, ठीक है, जो वो पहनते थे,
जो कपड़े वो पहनते थे। लैंग्वेज दे स्पीक, ये चेंज हुई। बुक्स दे रीड, जो किताबें वो पढ़ते थे क्या उनमें कोई चेंजेस आए। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. अब 1789 के बाद जो साल आए, ठीक है, फ्रांस में, उसमें देखेगी ऐसी बहुत सारी चेंजेस मैन की ज़िंदगी में, वुमेन की ज़िंदगी में और चिल्ड्रन की ज़िंदगी में, ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी में, महिलाओं की ज़िंदगी में और आदमियों की ज़िंदगी में। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the idea of liberty and equality into everyday practice. अब जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो खुद लॉ पास करती थी और वो खुद ट्रांसलेट करती थी कि लिबर्टी का आइडिया क्या है, इक्वलिटी का आइडिया क्या है, ठीक है, इनटू एवरीडे प्रैक्टिस, हर दिन की प्रैक्टिस में। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was abolition of censorship. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ एक आया, ठीक है, जल्दी ही जब बेस्टाइल को स्टॉर्म किया था, ठीक है, तोड़ा था बेस्टाइल को 1789 में। उसके बाद एक आइडिया बहुत ही जल्दी आया, एक इम्पोर्टेंट लॉ एक जल्दी पास किया गया। वो क्या था? एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप का एबोलिश करना। इन द ओल्ड रिजिम all written material and culture activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. तो ओल्ड रिजिम में क्या लिखा था? ओल्ड रिजिम में ये लॉ था कि जो मटेरियल हो या कि कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, जैसे कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, प्लेज हैं, ये पब्लिश तब ही की जाएंगी, ठीक है, या कि परफॉर्म तब ही की जाएंगी जब इनको सेंसर्स ऑफ द किंग से क्या मिले? अप्रूवल मिले। अगर नहीं मिलेगा तो इनको पब्लिश नहीं करना था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। अब क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन और सिटीजन ये था, वो प्रोक्लेम करते थे, ठीक है, वो ऐलान करते थे, वो दावा करते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है अब, और एक्सप्रेशन और राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, या कि नेचुरल, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल राइट है, ठीक है, यानी राइट ऑफ मैन, सिटीजन, ये सारी चीज़ वो ऐलान से कहते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट है, ठीक। न्यूज़ पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू कंट्रीज हैज। अब न्यूज़ पेपर्स जो थे, पैम्पलेट्स जो थी, बुक्स जो थी, वो प्रिंट की जा रही थी, उससे फ्रांस का सिटी सारा भरा गया, ठीक है, टाउन जो था फ्रांस का वो भरा गया, और अब फ्रांस से बाहर भी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होने लगी, ट्रैवल होने लगी। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। अब जो ये सारे हैं ये डिस्कस करने लगी, ठीक है, इवेंट्स जो हो रही थी और जो चेंजेस कहाँ आ रही थी? फ्रांस में आ रही थी। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing views of events could be expressed। जब आप प्रेस को फ्री कर लेते हो तो इसका ये मतलब भी होता है कि जो आपका अपोजिट बंदा है उसके व्यूज़ को आप क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, या उसके खिलाफ आप कुछ भी बोल सकते हो। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। हर एक साइड एक दूसरे को कन्विंस कर सकता था, ठीक है, जो अपोजिट में होते थे, किसके मीडियम से? प्रिंट के मीडियम से। प्लेज, सॉन्ग्स इन फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब प्लेज जो थी, ठीक है, सॉन्ग्स जो थे, फेस्टिव जो थे, प्रोसेशंस जो थे, वो अट्रैक्ट करते थे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, ठीक है, यानी अपनी ओर खींच लाते थे ये चीज़ें, प्लेज थे, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशंस, ठीक है। दिस वाज वन वे दे कुड ग्रैस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल philosophers wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read। लेकिन क्या होता था? ये एक ऐसा वे था जो ग्रेसअप कर सकते थे और आइडेंटिफाई कर सकते थे इन आइडियाज़ को। कौन आइडियाज़ को? लिबर्टी को या कि जस्टिस को, या लेकिन ये सिर्फ वही लोग पढ़ सकते थे जो एजुकेटेड थे। ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड कैन रीड दीज वेरी थिंग्स, ठीक है, चाहे प्लेज है, सॉन्ग्स हैं, फेस्टिव्स हैं, ये चीज़ें सिर्फ यही पढ़ सकते थे जो पॉलिटिकल फिलासफर्स थे, ठीक है, या कि जो एजुकेटेड थे।
अब इसका कंक्लूजन हम पढ़ते हैं। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को बादशाह स्थापित कर देता है, फ्रांस का बादशाह बना देता है। ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। वो जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उन पर भी क्या कर देता है, कब्जा कर लेता है। डिस्पोजिंग डायनास्टीज, जो डायनास्टीज होती हैं उनको भी डिस्पोज कर देता है। एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, अब जिस जिस किंगडम को वो अपने कब्जे में ले आता है वहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को इनिशिएट कर देता है। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन जो था, नेपोलियन कह रहा था कि मेरा दौर क्या रहेगा, मॉडर्नाइजर रहेगा यूरोप के लिए। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, जैसा कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। और उसने एक ही किस्म के यकसा यूनिट ऑफ यानी नाप तोल के बराबर उसने अच्छे से यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए जो कि प्रोवाइड किए जाते थे डिसिमल सिस्टम में। एंशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। पहले पहले जब नेपोलियन आए तो सब यही कहने लगे कि जो नेपोलियन है ये क्या है, लिबरेटर है, यानी कि ये फ्रीडम ज़रूर लाएगा लोगों के लिए। But soon the Napoleon armies came to be viewed everywhere as an invading force। लेकिन जल्दी ही जो नेपोलियन की आर्मी थी वो हर शहर में ऐसे दिखने लगी जैसे कि वो इन्वेड कर रहे हों। He was finally defeated at Waterloo in 1815। फाइनली जो नेपोलियन था उसको डिफीट किया गया, हराया गया 1815 में। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left। उसके बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, ठीक है, जैसे लिबर्टी के या के मॉडर्न लॉज जो बाकी पार्ट्स यूरोप के बाकी पार्ट्स में गए, ठीक है, उनसे क्या हुआ, उन लॉज से इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, लोगों की लाइफ पे। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर सबसे बड़े आइडियाज़ दो कोई माने जाएँ तो वो आइडियाज़ कौन से हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंट्रोड्यूस हुए हैं। दीज सेपरेट फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी वर फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिशड। ये कब सेपरेट हुए, कहाँ से सेपरेट हुए, फ्रांस से हुए, ठीक है, फ्रांस से ये शुरू हुए और रेस्ट ऑफ यूरोप में ये शाया हो गए, ठीक है, 19th सेंचुरी में। जहाँ जहाँ भी फ्यूडल सिस्टम था वो एबॉलिश किया गया और उसकी जगह पर ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रिवोक्ड आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे यानी वो पीपल जिनके ऊपर कोई कंट्री हुकूमत कर रही थी, ठीक है, कॉलोनी बना के उनको रखा था, उनको जब ये आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम गए, ठीक है, तो उन्होंने भी मूवमेंट्स जारी की, तो अपने आप को, अपने स्टेटस को क्या बना दिया, सॉवरेन नेशन स्टेट। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। अब टीपू सुल्तान जो है और राम मोहन जो है, ये क्या, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय इसका पूरा नाम था एक्चुअली। ये दो बड़ी एग्जांपल हैं जो कि इन आइडिया से क्या हुए, आशना हुए, ठीक है, इस रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी आइडिया से इससे आशना हुई। इससे पहले मैंने आपको कहा है 8th चैप्टर में पढ़ाया है, जो टीपू सुल्तान थे उनका एक किस्म का रिलेशन, एक था ट्रेड रिलेशन, किसी के साथ था, फ्रांस के साथ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को एंड तक देखा करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, बाय बाय।